Hello friends, my name is Amit Kumar, Assistant Professor Chemistry from BCS Government PG College Zamteri। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, इसमें एक टर्म है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब होता क्या है? किसी केमिकल कंपाउंड में बॉन्ड का वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा टूटना, ये जो होता है वो हाइड्रोलिसिस कहलाता है। उसी प्रकार से हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का मतलब होता है एस्टर में जो एसिल और एल्किल बॉन्ड होता है उसका वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा टूटना हाइड्रोलिसिस कहलाता है। ये जो एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस होता है, एसिड और बेस के प्रेजेंस में होता है। एसिड के प्रेजेंस में अगर ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसिड जो यूज किया जाता है वो जनरली यूज किया जाता है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। ये इस प्रकार से डाइल्यूट एसिड को हम यूज करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए। एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर एसिड यूज होता है। उसी प्रकार से जब हम बेस यूज करते हैं तो बेस के रूप में यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। इसी प्रकार से बेस को यूज करते हैं। अगर बेस के प्रेजेंस में ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं एस्टर का तो ये कहलाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ बेस या फिर बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये कहलाता है। तो ये एसिड और बेस दोनों के प्रेजेंस में होता है। यहाँ बस अगर एसिड के प्रेजेंस में यूज हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यूज किया जाता है HCl और H2SO4 को। ठीक उसी प्रकार से बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो NaOH और KOH को यूज करते हैं। ये जो बेस हाइड्रोलिसिस होता है वो एक्चुअल में कहलाता है सैपोनिफिकेशन। बेस के प्रेजेंस में या फिर बेस कैटालाइज जो हाइड्रोलिसिस होता है एस्टर का वो कहलाता है सैपोनिफिकेशन, मतलब इससे साबुन का निर्माण होता है। यहाँ पर जो ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर्स होते हैं जो कि हमको फैट्स में मिलता है, उस फैट्स के ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है इस बेस के प्रेजेंस में तब साबुन का निर्माण होता है। इसी कारण से इस एस्टर के हाइड्रोलिसिस को जो कि बेस के प्रेजेंस में कराया जाता है उसको कहा जाता है सैपोनिफिकेशन। तो ये एसिड और बेस के प्रेजेंस में एस्टर का होता है हाइड्रोलिसिस। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की तो यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं जो हाइड्रोलिसिस होता है एस्टर का वो एक्चुअल में रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मैकेनिज्म इसका मिलता है। यहाँ पर जो रिवर्सिबल मैकेनिज्म है दोनों तरफ से ये जो कैटालाइज किया जाता है वो एसिड और बेस के प्रेजेंस में ही कराया जाता है। यहाँ पर सिर्फ एसिड और बेस के प्रेजेंस में ही कैटालाइज होता है दोनों साइड से, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, ये दोनों तरफ से इस प्रकार से होता है। तो अगर मैकेनिज्म की बात करें तो इनगोल्ड ने इसके मैकेनिज्म को प्रपोज किया था। उन्होंने टोटल 8 मैकेनिज्म प्रपोज किया था। मतलब हाइड्रोलिसिस जो होता है एस्टर को वो टोटल 8 मैकेनिज्म के द्वारा हाइड्रोलाइज हो सकता है। तो इस प्रकार से 8 मैकेनिज्म को उन्होंने प्रपोज किया था। उन मैकेनिज्म के टाइप को शो करने के लिए उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जिसके आधार पर कुछ सिंबल यूज करते हैं उस मैकेनिज्म को, उस स्पेसिफिक मैकेनिज्म को शो करने के लिए। ये जो टर्मिनोलॉजी है वो जैसे कि है AC1, AC2, AL1, AL2। उसी प्रकार से BAC1, BAC2, BAL1, BAL2। यहाँ पर से जो टर्म है कैपिटल A और कैपिटल B, ये शो होता है, ये शो करता है एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म को और B शो करता है बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म को। मतलब यहाँ पर अगर टर्म कैपिटल A या फिर कैपिटल B यूज हुआ, अगर कैपिटल A यूज होता है वो शो करता है एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है, मतलब एसिड के प्रेजेंस में ये मैकेनिज्म हो रहा है। अगर कैपिटल B है तो ये शो करता है बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म को, मतलब ये जो मैकेनिज्म है वो बेस के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक उसी तरीके से AC और AL, ये जो AC है वो शो करता है एसिल बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, एसिल बॉन्ड क्लीवेज या फिर एसिल क्लीवेज। और जो AL है वो शो करता है एल्किल बॉन्ड क्लीवेज को। जैसे कि यहाँ पर मान लो कोई एस्टर है RCOOR, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो कहलाता है एसिल बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर AC है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोलिसिस के दौरान। अगर यहाँ पर
Al लिखा है, तो ये जो ऑक्सीजन और R के बीच में है ये कहलाता है एल्किल बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है उसकी ब्रेकिंग होती है हाइड्रोलिसिस के दौरान। तो ये इस प्रकार से AC इस बॉन्ड के क्लीवेज को शो करता है और Al जो है वो इस ऑक्सीजन और R के बीच में जो बॉन्ड है उसके क्लीवेज को शो करता है। ठीक उसी तरीके से 1 और 2, ये जो टर्म यूज हुआ है 1 एंड 2, यहाँ पर 1 जो है यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म को शो करता है और जो 2 है वो बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म को बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म को शो करता है। यूनिमोलिकुलर और बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म को शो करता है। यूनिमोलिकुलर कहने का मतलब ये है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा जिस पर डिपेंड करेगा उस केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर बाइमोलिकुलर का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्टेंट के, जिस पर या फिर उस स्टेप पर डिपेंड करेगा उस पूरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये कहलाता है यूनिमोलिकुलर और बाइमोलिकुलर। इन टोटल 8 मैकेनिज्म में से सबसे कॉमन जो मैकेनिज्म होता है वो होता है AAC1, AAC2 और BAC2। इन तीनों मैकेनिज्म को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म। नॉर्मली अगर सिंगल स्टेप में देखें तो एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है RCOOR। ये जो हाइड्रोलिसिस होगा वो या तो एसिड के प्रेजेंस में होगा या तो बेस के प्रेजेंस में होगा और हमको एज अ प्रोडक्ट मिलता है RCOOH प्लस ROH। मतलब एस्टर का हाइड्रोलिसिस का मतलब ये हुआ यहाँ पर एस्टर का एसिड और बेस के प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है वाटर से, तो यहाँ पास हमको एज अ प्रोडक्ट उसके जो कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलकर वो एस्टर बना हुआ है वो हमको मिलता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल हमको मिलता है। तो आइए देखते हैं जो 3 सबसे कॉमन मैकेनिज्म है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है AAC1, कहने का मतलब एसिड कैटालाइज्ड एसिड बॉन्ड क्लीवेज यूनिमोलिकुलर। इस मैकेनिज्म को हम देखते हैं। यहाँ पर RCOOR डेज ये एस्टर है। यहाँ पर हम जो मैकेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं एसिड कैटालाइज्ड है, कहने का मतलब हम ये मैकेनिज्म एसिड के प्रेजेंस में कराएंगे, ये केमिकल रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लोन पेयर के थ्रू ये प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये बना लेगा। ये सारे मैकेनिज्म जो होंगे वो रिवर्सिबल होते हैं। ROH प्लस OR बेस। उसके बाद यहाँ पास प्रोटॉन का होता है माइग्रेशन, मतलब इस लोन पेयर के थ्रू ये इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये बना लेगा RCOORH प्लस। देन आगे उसके बाद ये जो बॉन्ड है वो इस प्रकार से शिफ्ट होगा और यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है ROH अल्कोहल और बनता है RCO प्लस। ये जो स्टेप है ये होता है स्लो स्टेप, मतलब यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जिसमें रिएक्टेंट में सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया हुआ है, इसलिए होगा यूनिमोलिकुलर। और यहाँ पर अगर बॉन्ड के क्लीवेज देखें तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हुआ है जिसको हम बोलते हैं एसिड बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड क्लीवेज हुआ AAC1 को पूरा देख लेते हैं। A एसिड कैटालाइज्ड एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। AC एसिड बॉन्ड क्लीवेज, यहाँ पर बॉन्ड की जो क्लीवेज हो रही है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच मतलब एसिड बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। उसके बाद है 1 यूनिमोलिकुलर, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप में यहाँ पर रिएक्टेंट में सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया है इसलिए होगा यूनिमोलिकुलर। देन अगले नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अपने लोन पेयर के थ्रू इस
के टाइम पर अटैक करता है, ये बना लेता है RCOOH2 प्लस, और अगले स्टेप में ये H प्लस एलिमिनेट करता है और बना लेता है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका था अल्कोहल, और यहाँ पर ये मिल गया हमको कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एज अ प्रोडक्ट, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट हमको मिल गया। तो ये होता है एक मैकेनिज्म AAC1। इसी तरीके से एक होता है AAC2, आगे देखते हैं AAC2। RCOORs in presence of acid। सबसे पहले ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा लोन पेयर के थ्रू, ये बना लेगा OH प्लस OR बेस। ये इस प्रकार से हमको एक प्रोटोनेटेड एस्टर मिलेगा। प्रोटोनेटेड एस्टर मिलने के बाद अगले स्टेप में जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, वो अटैक करता है इस कार्बन पे। ये होता है स्लो स्टेप, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें दो मॉलिक्यूल, एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल और एक वाटर का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए कहलाता है ये बायोमॉलिक्यूलर। यहाँ पर एसिड कैटालाइज्ड है, एसिड बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ पर बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल, एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल और एक वाटर का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। देन ये इस प्रकार से है बायोमॉलिक्यूलर। देन हमको प्रोडक्ट मिलेगा RCOH OR और ये OH2 प्लस। देन अगले स्टेज में यहां से एलिमिनेट होगा H प्लस, जिसको ये लोन पेयर एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा RCOH, यहाँ से भी हो जाएगा OH, देन यहाँ से हो जाएगा OR और H, ये प्लस। देन अगले स्टेप में ये जो बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ से इस प्रकार से, और ये एलिमेंट हो जाएगा ROH के रूप में। यहाँ से जाएगा माइनस H प्लस, ये वाला H प्लस मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश OH। ये इस प्रकार से हमको एक एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा। अब यहाँ पर पूरे स्टेप में अगर हम देखें AAC2 को, तो यहाँ पर एसिड कैटालाइज्ड है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रहा है। AC बॉन्ड क्लीवेज, मतलब एसिड बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट रहा है कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, मतलब एसिड बॉन्ड टूट रहा है, ये हो जाएगा AC। और 2 ये जो है बायोमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को शो करता है। स्लो स्टेप है, फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में यहाँ पर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, एक एस्टर का और एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है वाटर का, तो ये होता है बायोमॉलिक्यूलर। तो ये पूरा मैकेनिज्म है AAC2 टाइप का। इसके बाद एक मैकेनिज्म हम और डिस्कस करते हैं जो कि होता है BAC2। BAC2, B मतलब बेस कैटालाइज्ड होगा, मतलब ये बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म होगा। जो हाइड्रोलिसिस होता है एस्टर का, वो हम बेस के प्रेजेंस में कराने वाले हैं। AC एसिड बॉन्ड क्लीवेज होगा, और जो 2 है वो शो करता है बायोमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को। देख लेते हैं RCOOR। अब यहाँ पर ये बेस के प्रेजेंस में होने वाला मैकेनिज्म है। मान लो हमने बेस के रूप में यूज किया है NaOH को, जो कि आयनाइज हो चुका है Na प्लस और OH माइनस में। तो इस प्रकार से जो बेस है OH माइनस वो यूज होता है। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पार्टिसिपेट करता है, जो कि होता है
स्लो स्टेट मतलब हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। यहाँ पर बेस का एक मॉलिक्यूल और एस्टर का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया, इसलिए हो जाएगा ये टोटल 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हो जाएगा बाइमॉलिक्यूलर। बी बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, बेस कैटालाइज मैकेनिज्म है, तो ये इस प्रकार से हमको मिलेगा RCO माइनस OH और ये OR डैश। देन उसके बाद अगले स्टेप में ये शिफ्ट होगा इस प्रकार से और ये हमको मिल जाएगा अगले स्टेप में RCO OH प्लस RO माइनस। देन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिलेगा वो इजिली प्रोटॉन डोनेट करेगा एसिड होने के कारण, कॉन्जुगेट बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये बना लेगा R-OH प्लस RCO O माइनस। एक मिलेगा हमको एसीटेट आयन। एसीटेट आयन के रूप में हमने इसको इसलिए शो किया है क्योंकि जब कभी भी बेस कैटालाइज मैकेनिज्म होता है, जब बेस के प्रेजेंस में, जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था, जब हाइड्रोलिसिस होता है एस्टर का, अगर वो हाइड्रोलिसिस बेस के प्रेजेंस में हो रहा है तो हमको सोप मिलता है। ये जो सोप होता है एक्चुअल में जो एसिड्स होते हैं हाई फैटी एसिड, इसके सोडियम सॉल्ट होते हैं। सोडियम सॉल्ट होते हैं कहने का मतलब ये जो एसिड होगा इसका जो सोडियम सॉल्ट होगा वो हमारा होगा सोप। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लास्ट में जो हमको एसिटेट आयन मिलता है वो बेस के दूसरे पार्ट मतलब केटायन के साथ में मिलकर उसका सॉल्ट बनाता है, मतलब सोडियम का ये सॉल्ट बनाएगा। तो ये रहा मैकेनिज्म BaC2 टाइप का। इसको भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर B शो करता है बेस कैटालाइज मैकेनिज्म को, बेस के प्रेजेंस में हो रहा है। AC शो करता है एसिल बॉन्ड क्लीवेज को। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, मतलब एसिल बॉन्ड क्लीवेज है। बाइमोलिकुलर 2 जो है वो बाइमोलिकुलर को शो करता है। यहाँ पर जो स्लो स्टेप या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसमें एस्टर का एक मॉलिक्यूल और बेस का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। इस प्रकार से टोटल 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, ये हो गया बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये रही बात इसके तीसरे मैकेनिज्म BaC2। टोटल 8 मैकेनिज्म में से ये 3 मैकेनिज्म जो है वो सबसे कॉमन है, जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसके बाद हाइड्रोलिसिस के ही कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे कि एमाइड का हाइड्रोलिसिस है, एक अमोनोलाइसिस है एस्टर का, ये आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।